who are engaged in teaching youngsters, वो तो सेवा है और ज्ञानदान का आप सब काम कर रहे हैं। मुझे आपसे मिलने का, आपसे बात करने का ये अपॉर्चुनिटी मिला है, इसके लिए मैं बहुत मन से आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। तो बात है इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की, एंड जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं तो आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो एक इंडस्ट्री लेके बात करने वाली हूँ। वन इंडस्ट्री इन इंडिया, अ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इन इंडिया विच इज अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हम देखेंगे कि इतिहास क्या है, हाउ इट हैज डेवलप्ड, हाउ इट इज इनग्रेन्ड विद इन अस, एंड जैसे ही बाहर से लोग आए तो हाउ दे टुक इट अवे फ्रॉम अस। तो हमसे जब नॉलेज छीना जाता है तो क्या होता है, हमारे पास नॉलेज होता है तो क्या होता है, हाउ इज लर्निंग अबाउट इंडियन नॉलेज गोइंग टू हेल्प अस टुडे, टुमारो एंड गोइंग फॉरवर्ड। तो ये पूरी बात मैं एक इंडस्ट्री लेके, एक टेक्सटाइल का एग्जाम्पल लेके मैं सामने रखने वाली हूँ। तो आई विल start with sharing my screen, so just give me a moment. Okay. जी अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बात कर, we'll start with this beautiful song by आशा भोसले, and ये मूवी थी तीसरी कसम। तीसरी कसम का ये बेहतरीन गाना है, पान खाए सैया हमारो, सावली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता और मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल। ये आज दिस इज द सॉन्ग फॉर टुडे। तो एक तो इसमें बात ये हो रही है सावले सूरत वाले पिया की। हमारे यहाँ सौंदर्य हमेशा काला सावला ही रहा है, हमें गोरे रंग से कुछ भी लेना देना नहीं है। वी लव डार्क कलर एंड डार्क कलर इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी। ये तो एक बात हुई सावली सूरतिया वाली, और इसके आगे बात हो रही है ये पिया ने क्या कपड़े पहने हैं, मलमल का कुर्ता है और उस कुर्ते पे छींट है। छींट का मतलब है प्रिंट। तो ये प्रिंट की बात हो रही है, लाल रंग का प्रिंट है उस पे। ये भारत का कपड़ा है, भारत का टेक्सटाइल है, भारत का ये युवा का ये वर्णन है, सावले रंग के युवा का ये वर्णन है। तो आज देखेंगे ये मलमल क्या है और ये छींट क्या है। तो बहुत प्राचीन समय से हमें जाना चाहिए, और जब हम प्राचीन समय की जस्ट वन सेकंड, इज दिस बीइंग रिकॉर्डेड? नहीं ना, ओके ठीक है। तो जब हम वस्त्र की बात करते हैं, कपड़े की बात करते हैं, we will start with the oldest documentation that we have, and the oldest documentation comes from ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में हमें पता चलता है, वो तो ऐसे अलग से तो बात करते हैं नहीं कि ये कपड़े पहनते थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे, बट ये मेंशन आ जाते हैं और ये मेंशन से हमें पता चलता है कि किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। तो अलग अलग प्रकार के वस्त्र है कि जैसे कॉटन से बने हैं, जूट का वस्त्र है, ग्रास से बने हुए वस्त्र है, वुल से बने हुए वस्त्र है, और इसके साथ साथ एनिमल स्किन्स भी पहनते हैं कि जैसे मृग चर्म है, डियर स्किन्स है, गज चर्म है, हाथी की स्किन के कपड़े पहने हैं, व्याघ्र चर्म है। शिवजी का वर्णन आता है कि
व्याघ्रांबर फणिवर्धन सुंदर मदनारी करके, तो व्याघ्र चर्म पहनते हैं। और इसमें रामायण में सीता जी कहती, वो जो सुंदर स्वर्ण मृग देख के बोलती है कि मुझे वो खेलने के लिए चाहिए। और उसको अगर वो लाते हो, जिंदा ला पकड़ के ला सकते हो, तो वो मेरे लिए पेट हो जाएगा। लेकिन अगर उसको पकड़ते समय उसका मृत्यु हो गया, तो मैं उसका कपड़ा, उसके कपड़े पे हम दोनों बैठेंगे, राम और सीता। तो that is how she tells about it. तो मृग चर्म की बात है। And then there are so many mentions of needles and spindles and looms and threads, which is used in the process of making cloth. और कैसे पहनते हैं कपड़े, तो देखिए ये यूनिसेक्स है कि लड़के भी और लड़कियां भी दोनों एक ही प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, कि जिसमें अंतरीय है। सारे कपड़े जो है वो मोस्ट ऑफ द क्लोथिंग इज दैट विच इज रैप्ड अराउंड। तो अंतरीय जो है इट इज रैप्ड अराउंड द वेस्ट, और उत्तरीय जो है ये ऐसे ऊपर लिया हुआ वस्त्र है। तो ये उत्तरीय हो गया, उत्तरीय है। और इसके अलावा जो भी कमर पे बांध लिया है वस्त्र, उसके लिए एक बेल्ट चाहिए, तो काया बंद है। एंड इट इज अ ट्रेडिशन इन इंडिया कि कभी भी बाहर जाना है तो यू विल नॉट गो बेयर हेडेड, यू विल हैव अ टर्बन, कुछ तो बांधना है हेड पे, तो उसके लिए उसे उष्नीश कहा गया है। तो ये सारे हमको वैदिक ग्रंथों में मिलने वाले ये वस्त्र के मेंशंस हैं। बहुत प्राचीन समय से हम वस्त्र बना रहे हैं और वस्त्र पहन रहे हैं। और जब हम भारतीय भाषाओं की बात करते हैं, तो भारतीय भाषाओं में वस्त्र के लिए अनेक शब्द हैं। जैसे वस्त्र है, वसन है, पट है, अंबर है, करपास है, और्ण है। कैसे बनाया है वो वस्त्र, तो करपास इज कॉटन, कापूस। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के वस्त्र है, अलग अलग तरीके से पहने गए वस्त्र है, सबके लिए अनेक शब्द हमको मिलते हैं। और जितने ज्यादा शब्द है उतना वो कल्चर ज्यादा रिच है, उतना वो इंडस्ट्री, उतना वो कला ज्यादा रिच है। और फिर हमको ये दिखाई देता है कि संस्कृत में जो शब्द है उस उसके और इंग्लिश में भी जो वस्त्र के लिए शब्द मिलते हैं उनका रूट एक ही है। कि जैसे बंधन इंग्लिश, या फिर सत्ल बिकम्स शॉल, वस्त्र बिकम्स वेस्ट्यूरे, सूची निडल इट बिकम्स सूचर, स्यूइंग स्यूत इज स्यूइंग, द्रापी इज ड्रेपिंग। तो ये दिखाई देता है कि भारत में ना ही सिर्फ ये सब वस्त्र बन रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी भी है, वस्त्र की टेक्नोलॉजी भी है, वस्त्र बनाने की टेक्नोलॉजी भी है, और उसके लिए कई सारे शब्द क्रिएट किए गए हैं। और फिर ऋग्वेद में ही हमें एक सूक्त मिलता है। ये सूक्त है सूर्या सावित्री का। तो सूर्या सावित्री ऋषिका है, और ये ऋषिका बता रही है कहानी विवाह की। किसका विवाह हो रहा है? सूर्य की बेटी, सूर्य की बेटी है सूर्या, और ये सूर्या का विवाह हो रहा है किससे? चंद्र से। और इस विवाह में वो बता रही है कि सूर्या ने जो वस्त्र पहना है, जो साड़ी पहनी है, उसके पल्लू पे गाथाएं लिखी है। गाथाएं लिखी है मतलब सॉन्ग्स हैव बीन एम्ब्रॉयडर्ड ऑन हर पल्लू। See, this is a स्टाइल। और ये स्टाइल जो वैदिक ऋषिका ने लाई है वो आज तक चल रही है। आज भी हमको दिखाई देता है कि वधू का जो साड़ी है, वधू के साड़ी पे सदा सुहागन रहो, सदा सौभाग्यवती भव, इस प्रकार के मंत्र लिखे हुए मिलते हैं। तो ये देखिए, ये इतनी सुंदर बात है कि हमारा जो फैशन है वो फैशन ऐसा नहीं, फास्ट फैशन नहीं है,
आज आया और कल गया। ये सनातन फैशन है कि जो परंपरा ऋग्वेद में किसी एक ऋषिका ने जिसकी शुरुआत की है, वो हमको आज भी बहुत प्यारी है और आज भी हमारे यहाँ के वधुओं को वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये जब बात आती है ऋग्वेद में बुनने की भी बात आती है कि जब निशा होती है, सुबह होती है, रात होती है, रात के समय में ये जो निशा नाम की देवी उसको समझा गया है, तो ये देवी क्या करती है, वो अंधेरे के धागे लेती है। कभी कल्पना देखिए क्या सुंदर है, अंधेरे के धागे लेके वो अंधेरे का रात का वस्त्र बुनती है और हम पृथ्वी पे वो वस्त्र डाल के सबको सुलाती है। इतनी सुंदर कवि कल्पना है, लेकिन हमको इसमें दिखाई देता है कि उसमें क्या क्या चीजें आती है कि धागे का है, धागे के बारे में बात हो रही है, वस्त्र बनाने की बात हो रही है। और ये वस्त्र बनाना, कपास से धागा बनाना, या उसके लिए जो निडल लगती है या हैंडलूम लगता है, ये सब बहुत ही परिचित है। सारे लोग इससे परिचित है और इसीलिए इस तरह की उपमाएं हमको मिलती रहती है। तो यहाँ तक तो हमने बात की कि हमको बहुत सबसे प्राचीन साहित्य में वस्त्र के बारे में क्या क्या मिलता है, कि जिसमें हमको दिखाई देता है कि अलग अलग प्रकार के वस्त्र है, कि जैसे उत्तरीय है, अंतरीय है, सर के लिए है, सर ढकने के लिए है, और उसके अलावा किस प्रकार किससे वस्त्र बनते हैं अलग अलग प्रकार से, कि जैसे कपास से बनते हैं, सिल्क से बनते हैं, उनका उल्लेख आता है। और उसमें उसके साथ साथ अलग अलग फैशन की भी यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ क्वेश्चन है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या यू कैन रेज योर हैंड। क्वेश्चन नहीं है तो नहीं बताइए, मतलब आगे मैडम बढ़ सकते हैं। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नो मैडम। ओके, ठीक, जी ठीक है, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं। वैदिक साहित्य के बाद में हम आते हैं आर्ष काव्यों में, और आर्ष काव्यों में सबसे पहला तो ये रामायण है। और रामायण में भी वस्त्रों की बात आती है, सुंदर सुंदर वस्त्रों की बात आती है। जब वनवास के लिए निकलते हैं राम, लक्ष्मण और सीता, तो उस समय दशरथ जी सीता को एक प्रेजेंट देते हैं। वो कहते हैं कि सीता अभी 14 वर्ष वनवास में रहने वाली है, तो 14 वर्षों के लिए उसके लिए वस्त्र और गहने दीजिए। और वो दे ब्रिंग वेरी रिच रॉयल क्लोथ्स फॉर सीता, which she can use it for during her stay in the exile. और फिर सीता का जब वर्णन आता है, तो सीता को कहा गया है कि वो क्या है, पीत कौशेय वासिनी, कि जो पीले रंग के कौशेय, कौशेय मतलब सिल्क की कोश से बनता है ना, कोश से वो सिल्क का धागा बनता है, तो इसलिए वो कौशेय वस्त्र कहा है। तो ये सिल्क वस्त्र की बात हो रही है। अभी जिसे कोसा कहते हैं ना, कोसा सिल्क, वो वही है कोश, कौशेय वस्त्र। तो सीता इज कॉल्ड पीत कौशेय वासिनी, वन हु वेयर्स येलो कलर्ड सिल्क ड्रेस। तो रामायण में वस्त्रों की बात आती है। रामायण में वानरों के भी वस्त्र की बात आती है। तो हनुमान जी जब सीता को मिलने जाते हैं, तो सीता कहती है, सीता सोच रही है कि ये सफेद वस्त्र पहने हुए कौन है, दैट्स हनुमान। सो हनुमान इज वेयरिंग व्हाइट कलर्ड क्लोथिंग व्हेन ही मीट्स सीता जी। हमको कई बार ऐसे लगता है कि वानर मतलब ये सचमुच वानर है, या कोई एप्स एंड मंकीज एंड गोरिल्लास क्या क्या नहीं कहते, बट जब हम रामायण बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये तो मनुष्य ही है।
तो हनुमान जी सफेद वस्त्र पहने हुए हैं। और फिर महाभारत में तो कई सारे वस्त्र के हमको उल्लेख मिलते हैं। और वस्त्रों के उल्लेख में हमको रामायण में महाभारत में दोनों में ये दिखाई देता है कि जब भी कोई वनवास के लिए जा रहे हैं, तो वो राम हो, सीता हो, या फिर राजा पांडु और उसकी पत्नी कुंती और माद्री हो, या फिर सारे पांडव वनवास में जा रहे हो, या नल दमयंती जा रहे हो वनवास के लिए, तो ये सब जब वनवास में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने पास जो धन है वो दान दे देते हैं। दे गिव अवे एवरीथिंग। तो जब वो सब दे देते हैं, उसमें उनके वस्त्रों की बात आती है कि जब पांडु, राजा पांडु, कुंती और माद्री वनवास के लिए जा रहे हैं, तो वो अपने रिच क्लोथिंग जो है उनका दान करते हैं। तो ये वस्त्र दान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और ऐसी चीजें हमको उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ वस्त्रों का, वस्त्र बनाने के तरीके का, उस तंत्र का, उस यंत्र का, उस सूत्र का, इन सब का these are such well known to the people कि ये सब नॉलेज सबको मालूम है। सबको मालूम है कि वस्त्र कैसे बनता है, कैसे डाई होता है, उस पे कैसे चित्र निकाले जाते हैं, उस पे कैसे प्रिंट किया जाता है। पीपल आर अवेयर ऑफ दिस, दे आर सो अवेयर कि अब कुछ कठिन चीजें बतानी है तो कठिन चीज समझाने के लिए उपमा दी जाती है वस्त्रों की। कि जैसे गीता में, भगवत गीता में कृष्ण को बताना है कि आत्मा अमर है और शरीर जो है, ये शरीर नाश होने वाला है। तो ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए भगवान कृष्ण उदाहरण देते हैं मनुष्य का, कि जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र उतार के नए वस्त्र पहनता है ना। तो वस्त्र तो क्या हो गए कि समथिंग विच इज ऑन टॉप ऑफ यू। तो वैसे आत्मा शरीर पुराना होने के बाद, जीर्ण होने के बाद उसका त्याग करके नया शरीर परिधान करता है। तो भगवत गीता में ये श्लोक आता है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् न्यन्नानि संयाति नवानि देहि। तो देखिए बहुत डिफिकल्ट है ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करता है। कैसे? जैसे हम वस्त्र चेंज करते हैं वैसे आत्मा शरीर चेंज करता है। तो ये हमको बार बार दिखाई देता है कि जैसे एक और भी हमको एग्जाम्पल्स इसके मिलते हैं कि जैसे हम आगे जाए तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, कि जैसे कबीर है, संत कबीर है, तो वो भी जब उपमा देते हैं कि कुछ बताना है, कुछ आध्यात्मिक चीज बतानी है, तो वो भी उदाहरण देते हैं वस्त्रों का कि कैसे बनता है ये चदरिया झीनी रे झीनी, है ना। कि he all the saints you will find right from Sri Krishna to up to today's time we will find कि ये वस्त्र का उदाहरण दिया जाता है। और वस्त्र इतना इम्पोर्टेंट है कि इट एंटर्स इवन इन स्पिरिचुअलिटी। कि किसी का सत्कार करना है तो आजकल हम क्या करते हैं, शॉल देते हैं, है ना, शाल और श्रीफल देते हैं। तो किसी का भी सत्कार करना है कि वृक्ष की पूजा करनी है तो वृक्ष को भी वस्त्र प्रदान करते हैं, वस्त्र देते हैं। तो ये महाराष्ट्र की, स्पेशली महाराष्ट्र की ये पद्धति है कि ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा होती है, वट पूर्णिमा, तो उस वट पूर्णिमा को बैनियन ट्री की पूजा की जाती है। और जब ये पूजा की जाती है तो उस वृक्ष को वस्त्र दिया जाता है। तो वस्त्र मतलब यहाँ पे एक थ्रेड दिया जाता है।
So you will see this photograph. This is a very common sight, and लाइक banyan tree को ये धागा जो है वो अर्पण किया जाता है, तो ये वस्त्र अर्पण करने की चीज है। अगर हम देखते हैं कई पुराणों में भी इसका जिक्र आता है कि वृक्ष की पूजा करनी है, मतलब सिखाया क्या है कि बिकमिंग इको फ्रेंडली, look at all these plants and trees as your friends, not just friends but they are higher spirits, they are worthy of being worshipped। इस टाइप के वो जो स्पिरिट्स है उनकी पूजा करनी है, और वो पूजा कैसे करेंगे, तो उनको वस्त्र अर्पण करके पूजा करेंगे। हमको कई सारे ऐसे शिल्प भी मिलते हैं और बहुत प्राचीन समय से ऐसे शिल्प मिलते हैं कि वृक्ष की पूजा की जा रही है, और वृक्ष की पूजा की जा रही है तो वस्त्र तो अर्पण किया है, साथ ही साथ वृक्ष को हार भी पहनाते हैं। तो ये है। या फिर हम जब षडोपचार पूजा करते हैं भगवान की, तो अनेक उपचार किए गए हैं कि जब गंध लगाते हैं, पानी अर्पण करते हैं हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए, पीने के लिए, तो उसके साथ साथ उसमें एक उपचार है कि वस्त्र अर्पण। और क्या है कि हम जो भारतीय लोग हैं, हम भारतीय लोगों को रंग इतना पसंद है, वी विल नॉट गो फॉर प्लेन कलर्स। हमको व्हाइट एंड ब्लैक एंड ऑल ऑफ दिस वी स्टे अवे फ्रॉम दैट, वी लव कलर्स। तो हमारे यहाँ जो भी वस्त्र बनते हैं, तो वो वस्त्र को डाई करने की भी एक कला है। और ये डाइज जो बनते हैं ये अलग अलग वेजिटेबल्स से बनते हैं, फूलों से बनते हैं, पत्तों से बनते हैं, मूली लेके उससे अलग अलग रंग बनते हैं। तो उसमें लाल रंग बनता है जास्वंदी से, एक थोड़ा सा ऐसे पीला रंग बनता है प्राजक्ता के जो फूल होते हैं, पारिजातक के जो फूल होते हैं उनसे बनता है, हल्दी से पीला रंग बनता है, इंडिगो से नीला रंग बनता है। तो हम ये अनेक रंग बनाते हैं। हम सबको तो रंग अच्छे ही लगते हैं, लेकिन हमारे भगवान को भी, हमारे डीटीज को भी एक एक रंग पसंद है। तो सरस्वती देवी जो है उनका पसंदीदा रंग है सफेद, तो वो हमेशा सफेद साड़ी में दिखाई देगी। विष्णु का सबसे प्यारा रंग है पीला, तो उनके पास तो पीताम्बर होता है। लक्ष्मी जी का लाल रंग अच्छा लगता है, तो उनके हाथ में भी लाल रंग के कमल है और वो पहनते भी लाल रंग की साड़ी है। शिव जी का गज चर्म होता है। तो ये हमको दिखाई देता है कि सब जो देवता है उनका भी एक अपना अपना पसंदीदा रंग है। वी आर ऑल पीपल हु सेलिब्रेट लाइफ। हम ये नहीं कि अच्छा हमको कपड़े पहनने हैं, मतलब धूप के लिए कपड़ा पहनना है या सर्दी के लिए कपड़ा पहनना है, तो वी डोंट हैव जस्ट दैट फंक्शनल लुक। बट मतलब ये नहीं देखेंगे कि फंक्शन, एक कार्य करने के लिए हम वस्त्र नहीं पहनते, लेकिन हम उसमें भी वी लुक फॉर ब्यूटी। और ये जो ब्यूटी आती है वस्त्रों में, ये जो ब्यूटी आती है वो उसके रंग से आती है, उसके पोत से आती है, उसके टेक्सचर से आती है, उसके ट्रांसपेरेंसी से आती है, उसके डिजाइन से आती है। और इन सारी चीजों का हमें दिखाई देता है कि भारतीय टेक्सटाइल ने इसका विचार किया है। तो ये अब तक हमने जो देखा ये सब हमको स्क्रिप्चर्स से मिलता है, हमारे स्तोत्र में दिखाई देता है, हमारे वेदों में, उपनिषदों में, या फिर रामायण महाभारत में ये जो उल्लेख आए हैं उसमें ये दिखाई देता है। तो ये तो टेक्सचुअल एविडेंस हो गया। व्हाट इज इट दैट वी सी एज एन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस? तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमको सबसे पुराना जो है वो हमको मिलता है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में। तो इसके there are about 1200 sites which have been found. उसमें से less than 50% have been excavated. Most of the sites, almost 3/4 of the sites, they are on the banks of the dry river, now dry Saraswati river. And then these sites they are found in even beyond Delhi, कि गंगा से लेके कुभा तक, कुभा मतलब की जो काबुल नदी है अफगानिस्तान में, आज काबुल शहर जिस नदी पे है वो काबुल नदी तक,
और उसके भी ऊपर हमको दिखाई देता है नॉर्थ अफगानिस्तान में, और नीचे हमको दिखाई देता है सदर्न वेस्ट ईस्टर्न ईरान, बलूचिस्तान, सिंध, गुजरात, एंड राइट इन द साउथ अप टू द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी। तो ये एक बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया है कि जहाँ पे ये संस्कृति के अलग अलग साइट्स मिले हुए हैं। और फिर इन साइट्स पे हमको टेक्सटाइल्स के बारे में क्या पता चलता है। तो ये कैन एनीबडी टेल कि ये ऊपर वाला जो शिल्प दिखाई देता है इसका नाम क्या है? यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। एंड what is it that you see about the shawl that he is wearing? सिंधु संस्कृति का मूर्ति आहे मॅडम ती. स्टॅच्यू हिंदू संस्कृतीचा पुतळा. हाँ, स्टॅच्यू बनाने की कला है. यस. आणि ते अंगावर शाल घेण्याची पद्धती त्यावेळेस होती, अशी कापड शाल घेणारा. This is exactly like how I am taking this Uttariya. मतलब see, it is going on and on. What else do you find about that shawl? Ma'am, is this Fulkari? Fulkari, I don't know. हो सकता है. Yeah, and what are your observations about this shawl? This is especially meant for kings. अजरक प्रिंट की है मैडम. अजरक प्रिंट है. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया. कि ये जो हमको दिखाई देता है कि ये एक स्टैचू है, छोटा स्टैचू बना हुआ है. और देखिए ये जो एक्सकैवेशंस हुए ये 1921 से स्टार्ट हो गए, और तब तक तो इसके पहले जो एक्सकैवेशंस हुए वो हुए हैं इराक में. तो इराक में मतलब बेबीलोन एंड ऑल दैट एरिया, तो वहां पे दे यूज्ड टू हैव द कांसेप्ट ऑफ प्रीस्ट एंड किंग. तो यहाँ पे जब एक्सकैवेशंस किए तो वही वर्ड्स यूज किए गए, और वही वर्ड्स यूज करके इसको बोल दिया गया कि ये किंग, प्रीस्ट किंग है. हमको मालूम नहीं है कौन है. He could be a merchant, we don't know who he is. But what we find about this person is he is wearing a shawl, and he is wearing a shawl on his left shoulder, and it goes below his right arm like this. जैसे हम साड़ी का पल्लू लेते हैं ना, exactly वैसे. तो देखिए ये जो the way of draping cloth, the way of draping उत्तरीय, it is at least 5000 years old. तो ये हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है कि दिस इज अ 5000 year old fashion, you can say. Another thing that we see over here is कि उसने वो जो शॉल ली है वो ऐसे सिंपल कुछ वस्त्र लिया है, ऐसे नहीं है. वो वस्त्र देखिए उसमें ब्यूटी भी ऐड की है, एंड दैट ब्यूटी इज कि उस वस्त्र पे चित्र भी बनाया गया है. और ये चित्र है, इट्स जनरली कॉल्ड एज अ ट्राइफॉइल चित्र, कि जिसमें 3 पंखुड़ी है. पंखुड़ी बोलते हैं ना हिंदी में. पेटल्स, 3 पेटल डिजाइन या 3 लीफ्ड डिजाइन, इस टाइप का ये चित्र है. और आज जो ये तो सिंध में मिला है, मोहनजोदाड़ो में. तो आज जब हम सिंध का जो कपड़ा देखते हैं जो अजरक नाम से जाना जाता है, तो ये जो अजरक टेक्सटाइल है सिंध का, उसमें आज भी ऐसा भी एक प्रिंट हमको दिखाई देता है. इसी चित्र में आप यहाँ नीचे आपको दिखाई देगा कि ये 3 पेटल्स वाला जो डिजाइन है. आई वंडर वेदर यू कैन सी वेयर माय माउस इज पॉइंटिंग. देखिए ये 3 पेटल वाला डिजाइन, या फिर यहाँ पे ये 3 पेटल वाला डिजाइन. तो ये डिजाइन, इस टाइप का क्लॉथ
and the way of draping it, it is like, it's going on and on, minimum 5,000 years old. और फिर ये उस टाइम के जो एक कल्पना की है कि किस प्रकार के कपड़े पहनते होंगे, तो ये दूसरा जो चित्र है, ये इमेजिन किया हुआ एक चित्र है कि तब के लोग कैसे कपड़े पहनते थे। तो दे हैव समथिंग ऑन देयर हेड, एक टर्बन टाइप है एंड धोती टाइप अंतरीय है और उत्तरीय भी लिया हुआ है। और फिर वहां से हमको ये भी पता चलता है कि कई सारे जो अर्दन पॉट्स बने हैं, तो वो अर्दन पॉट सपोज कुछ बना दिया और मे बी इट इज केप्ट ऑन अ जूट क्लॉथ, तो उसका इम्प्रिंट मिलता है। तो जूट के इम्प्रिंट्स मिले हैं, कॉटन के इम्प्रिंट्स मिले हैं, किसी मणि का जो नेकलेस है, वो मणि का जो अंदर की बाजू है उस पे सिल्क के थ्रेड के निशान मिले हैं। तो इस तरह से हमको दिखाई देता है कि इतने प्राचीन समय से, this if we think of this as 2500, तो एटलीस्ट 4500 years पहले कॉटन बनता था, जूट बनता था, सिल्क के कपड़े भी बनते थे। ये एविडेंसेस हमको, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं। So just give me one moment while I share with you another screen, कि किस प्रकार के हमें डिजाइन्स मिलते हैं। तो भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार के वस्त्र बन रहे हैं, और ये जो सारे वस्त्र बन रहे हैं उनपे कई प्रकार के डिजाइन्स आते हैं, और ये हमको हर एक एरिया के अलग अलग डिजाइन्स है। तो वो हम देखते हैं कि ये मोटिव्स कौन से यूज किए गए हैं। कि उसमें ये अपने बहुत ही प्राचीन मोटिव्स है, जैसे पीकॉक है या पैरेट्स है या एलिफेंट्स है, लोटस है, रुद्राक्ष है। ये सारे मोटिव्स हमको इंडियन आर्ट में भी दिखाई देते हैं, और यही मोटिव्स हमको वस्त्रों पे भी दिखाई देते हैं। और ये जो मोटिव्स दिखाई देते हैं, ये ऐसे ही बनाए हुए नहीं है कि बस कुछ मन में आ गया, ये सुंदर दिखता है और वो बन गया, ऐसे नहीं होता। उसकी भी अपनी परंपरा होती है। कि जैसे पैरेट का अगर चित्र आता है, तो पैरेट जो है ये तो आप बता सकते हैं किसका वाहन है? कौन से देवता का वाहन है? एनीबॉडी? कि जैसे हाथी इंद्र का वाहन है, या जब मोर आता है तो वो कार्तिकेय का वाहन है। वैसे पैरेट इज अ वाहन ऑफ, जी विजय जी। कामदेव जी का है क्या? यस यस यस, पूजा जी बिल्कुल राइट, ये कामदेव का वाहन। I'm not sure actually. हाँ वेरी राइट, कामदेव का वाहन है। तो कामदेव का वाहन है मतलब क्या हुआ, प्रेम के देवता का वाहन है। तो पैरेट का जो मोटिव आता है वो जनरली ब्राइड के साड़ी पे आता है। Like it's like blessing, now may your husband shower on you love. इस तो ये मतलब ऐसे नहीं कि बस कुछ भी बना दिया, उसके पीछे एक परंपरा है, एक विचारों की परंपरा आती है। तो किसने कौन से प्रकार के वस्त्र पहनने हैं, किसने कौन से चित्र के वस्त्र पहनने हैं। तो ये जब राहु महीना या शुक्ल सारिका का जो चित्र आता है, तो ये जनरली ब्राइड के कपड़ों पे आता है। और फिर अलग अलग साड़ियाँ देखते हैं अभी। दिस इज माय फेवरेट पार्ट। तो ये पटोला साड़ी है, और जब
ये पटोला साड़ी बनती है गुजरात में, और वहीं पे जो अलग अलग मंदिर है, जैसे रानी की वाव है, ये ऊपर वाला जो स्कल्पचर दिखाई दे रहा है, ये रानी की वाव का स्कल्पचर है। तो देखिए, स्कल्पचर में जो डिजाइन है वही डिजाइन साड़ी पे दिखता है, वही डिजाइन टेक्सटाइल पे आता है। कि मतलब वो जो डिजाइन बनाना है, वो डिजाइन भी एक परंपरा है। और फिर हम कांचीपुर चलते हैं, कांचीपुरम, वहाँ की साड़ी। तो देखिए, ये कांचीपुर का मंदिर है, पल्लव मंदिर है, जिसपे ये सिंह दिखाई देता है। इट हैज सो मेनी लायन पिलर्स। तो ये वहाँ का डिजाइन है, एंड देन द सेम डिजाइन इट कम्स ऑन साड़ी। ये कांचीपुरम साड़ी जो है, ये साड़ी में देखिए आप, यहाँ पे आपको सेम लायन दिखाई देता है। It's a design which is reproduced on its pallu and its borders. ये याड़ी है, तो याड़ी इज अ कंपोजिट एनिमल। हमको ये जो कंपोजिट एनिमल्स है, भारतीय लोगों की कल्पना, उनकी इमेजिनेशन, इतनी वैरायटी दिखती है उसमें कि यहाँ पे वो ये जो प्राणी बनाया गया है, ये प्राणी अलग है कि इसका मुंह शेर का होगा, उसकी टेल मे बी लाइक इट विल बी लाइक पीकॉक, इट माइट हैव अ ट्रंक लाइक एलिफेंट। तो ये कंपोजिट एनिमल है, तो इसलिए ये जो एक सिंह याड़ी है, तो ये हमको स्कल्पचर में भी दिखाई देता है, और वही डिजाइन वहाँ की साड़ी में भी दिखाई देता है। या ये एक पिकॉक डिजाइन है, ये हमको ब्रास में भी दिखाई देगा, वहाँ के जो ब्रास वर्क्स है उसमें दिखाई देगा, स्टोन वर्क में दिखाई देगा, साड़ी में भी दिखाई देगा। ये जब हम मोटिव्स देखते हैं, तो हम कोई भी मोटिव देखें, कि जैसे अगर हम स्वस्तिक का मोटिव देखते हैं, तो ये मोटिव हमको दिखाई देता है सरस्वती सिंधु में, एंड वी आर यूजिंग दैट मोटिव इवन टुडे। रंगोली में जब हम स्वस्तिक निकालते हैं, तो ये नहीं कि मैंने कुछ इन्वेंट किया है, मैं बना रही हूँ, नहीं, इसकी इतनी हजारों साल की परंपरा है, और यही परंपरा यहाँ पे दिखाई दे रही है। या फिर ये गंड भेरुंड का डिजाइन है, तो ये गंड भेरुंड इज अ टू-हेडेड ईगल एंड इट इज अ सिंबल ऑफ विष्णु। कैन एनीबॉडी टेल मी ये कौन से राज्य का एम्ब्लम है? कृष्णदेवराय जी, कृष्णदेवराय का, एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूड टुडे आल्सो। कॉइन्स पे भी है ये मैडम? जी जी, कॉइन्स पे भी है जी, यस। और आज कर्नाटक का एम्ब्लम है टू-हेडेड ईगल। तो देखिए, ये ऐसी प्राचीन परंपरा, मतलब जो विजयनगर में भी लाइक they have loved this design and it continues today even on sarees, on the textiles which are made over there. या फिर अगर हम बलुचरी या विष्णुपुर जाते हैं, विष्णुपुर इज इन बंगाल, तो बंगाल के ये जो टेराकोटा टेम्पल्स है, तो ये टेराकोटा टेम्पल्स का उनका स्टाइल ऐसा है कि दे विल मेक ऐसे स्क्वायर डिजाइन्स है कि और हर एक स्क्वायर में, हर एक पैनल में एक एक चित्र बनता है। तो वो टेम्पल में जैसे ग्रिड बनता है और ग्रिड में चित्र बनता है, वैसे ही वहाँ की जो साड़ी है, वो साड़ी में सेम डिजाइन हमको दिखता है कि वहाँ की जो टेक्सटाइल है उस पे दे विल मेक अ ग्रिड, एंड इन दैट ग्रिड एवरी स्क्वायर विल हैव अ डिफरेंट पिक्चर। तो ये देखिए, ये है बंगाल का ये टेराकोटा टेम्पल, जिसपे ये कितने सारे ग्रिड्स है, और एक एक ग्रिड में एक एक चित्र बना है। सेम थिंग वी सी ओवर हियर। ये थोड़ा लेकिन मॉडर्न वाला क्या बोलते हैं, मॉडर्न वाला चित्र बन गया है यहाँ पे, कि जिसमें एक तोफ भी है, ये एक तोफ भी है, एक राजा बैठा है, और उसके बाजू में 2 अटेंडेंट्स हैं। तो ये सेम डिजाइन्स which are there in architecture, which are there on temples, which are there on temple walls, they are repeated on the textiles as well.
और ये एक वही विष्णुपुरी साड़ी है, लेकिन इसमें देखिए इसमें वो ग्रिड बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि इट्स एन array of like boxes, and in each of them there is the event of one event from Ramayana has been weaved into it. तो जब हम भारतीय टेक्सटाइल्स देखते हैं तो ये टेक्सटाइल में डिजाइन्स है, उसमें फिलोसफी है, उसमें स्पिरिचुअलिटी है, उसमें हमारे कहानियां हैं, उसमें प्राचीन डिजाइन्स है कि मतलब बस हम ऐसे नहीं पढ़ सकते कि हाँ देखो ये सारी है, ये नहीं है। इसमें कितना कुछ प्रतिबिंब मिलता है हमको भारतीय जीवन का, भारतीय जीवन के अलग अलग जो क्या एस्पेक्ट्स है, वो सब एस्पेक्ट्स हमको एक ही साड़ी में हमको दिखाई देंगे। ये अजंठा का ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो अजंठा के केव का पेंटिंग है, और नीचे जो दिखाई दे रहा है वो वहीं की पैठणी साड़ी है। पैठन इज वेरी वहीं पे है, उसी गांव का है, सेम डिजाइन जो ऑलमोस्ट 2000 years ago पेंट किया गया है। उसी गांव के लोग आज भी वही डिजाइन दे विल मेक इट ऑन टेक्सटाइल्स, सेम डिजाइन। तो ये जो वस्त्र की परंपरा है, इसमें देयर इज नॉलेज अबाउट टेक्सटाइल मेकिंग, there is technology which has evolved in making the textiles, there is another परंपरा इसके साथ साथ, वो परंपरा है कि ये ज्ञान सिखाने की परंपरा है, एक गुरु शिष्य परंपरा है। तो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस परंपरा इज फ्रॉम फादर टू सन, बिकॉज ये जो उद्योग है ये फैमिली का उद्योग है कि घर के सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो वो फैमिली में रहता है। तो ये जो ज्ञान की परंपरा है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ऐसे प्रवाहित हो रही है। एंड देन हमने अब तक जो साड़ियाँ देखी, ये तो मोस्ट ऑफ देम दे वर लाइक सिल्क साड़ीज विद वेरी ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरीज, विद वेरी ब्यूटीफुल वीव्स, एंड द वीव्स आर मेड विद और इवन विद थ्रेड्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये जो सारी हमने देखी टेक्सटाइल्स, दीज आर ओनली worn on some occasions कि एंड दीज आर लाइक रॉयल क्लोथ्स की शादी में पहनेंगे, या कोई यज्ञ है, या कोई घर में कोई बहुत बड़ा कार्य है, तो इस प्रकार के वस्त्र पहने जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक लोक वस्त्र की भी परंपरा है, और लोक वस्त्र की परंपरा में वो है कि जो हम रोज पहनते हैं, तो उसमें जनरली कॉटन टेक्सटाइल्स आते हैं, एंड दे कम विद वेरी सिंपल डिजाइन्स कि उसमें बहुत ज़्यादा वीव नहीं होगा, उसमें स्क्वेयर्स का डिज़ाइन होगा, उस पे स्ट्राइप्स का डिज़ाइन होगा, या फिर उसमें छोटे छोटे बुट्टे रहेंगे, या उसमें बस ब्लॉक प्रिंट रहेगा। ये लोक वस्त्र की परंपरा भी अभिजात वस्त्र की परंपरा के साथ साथ ही चल रही है। तो सोफार हम जो देख रहे हैं ये है कि भारतीय वस्त्र की कैसी परंपरा रही है विद इन इंडिया, हाउ व्हाट टाइप ऑफ क्लोथिंग वी आर मेकिंग। ये हमने देखा कि इसमें अभिजात वस्त्र है, इसमें लोक वस्त्र है, इसमें अलग अलग डिज़ाइंस बनते हैं, और जो डिज़ाइंस बनते हैं उनकी भी एक लंबी अपनी अपनी एक एक परंपरा है, हर एक ज्योग्राफी की अपनी एक एक परंपरा रही है। any questions or any comments you have so far? जी मॅडम कहिए। मॅडम एक थोडंसं असं विचारायचं होतं, म्हणजे ब्लाउज आणि पेटिकोट बद्दल अलीकडे खूप आर्टिकल्स येतात, तर ब्लाउजची सुरुवात नक्की कधी झाली, किंवा ब्लाउज घालणं हे वर्णव्यवस्थेशी कुठे कधी निगडित होतं का? हाँ, ओके, ब्लाउज वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन डॉक्टर अनघा जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो देखिए इंडिया हैज बीन क्या बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी पीपल, तो वी यूज मतलब यहाँ पे भारत में men and women wore same types of clothing. It was not कि
स्त्रियों के लिए अलग है, मेन के लिए अलग है. बोथ वोर धोती एंड बोथ वोर उत्तरीय. ये कॉमन था फॉर मैन एंड वुमेन, फॉर ऑल दी वर्ण. सब वर्ण, सब स्त्री पुरुष एक ही प्रकार के वस्त्र पहनते हैं. अब उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है कि जैसे देखिए, जो लोग हु लिव इन द हिल्स, तो उनके जो कपड़े हैं वो थोड़े से शॉर्ट होते हैं, काफ लेंथ के. दे विल वेयर द अंतरीय काफ लेंथ. उनकी धोती थोड़ी शॉर्ट होगी बिकॉज दे हैव टू क्लाइंब. तो चलते चलते वो वस्त्र उनके पैर में आना ना आ जाए, वो गिरे नहीं, तो उनके थोड़े वो शॉर्ट रहेंगे. या फिर उनका जसं महाराष्ट्रात घोड्यावर बसण्यासाठी नऊवारी, हाँ घोड्यावर बसायला कम्फर्टेबल म्हणून महाराष्ट्रात नऊवारी. हाँ, ती एक्चुअली ऑल वोर क्या धोती ही पहनते थे. अच्छा. पूरे भारत में सब धोती ही पहनते हैं, स्त्री हो पुरुष हो. तो फिर जैसे हिली रीजन में रहते हैं तो दे विल वेयर समथिंग विच इज शॉर्ट. जहाँ पे बहुत धूप है वहां के लोग दे विल वेयर व्हाइट कलर्ड क्लोथ्स. कि जैसे केरला में देखते हैं आज भी, दे हैव लाइक द व्हाइट सिल्क साड़ीज विद गोल्डन बॉर्डर्स. कसाव कसाव. हाँ, तो रीजनल भी ये परंपरा है कि आप किस प्रकार के क्लोथ्स पहनते हैं. भारत में जब विदेशी लोग आ गए, तो ये विदेशी लोगों को ये पता ही नहीं कि भारतीय स्त्री पुरुष सेम क्लोथ्स पहनते हैं. एंड वुमेन डिड नॉट वेयर अ ब्लाउज स्पेसिफिकली. तो उनके लिए क्या हुआ था कि देखिए, हम जब ये अपने पुराने शिल्प भी देखते हैं तो उन शिल्पों में भी, मतलब ये शिल्प तो हमको 12th सेंचुरी तक के मिलते हैं, तो कई शिल्प ऐसे हैं कि जिसमें ब्लाउज नहीं है स्त्रियों के मूर्ति पे. तो ब्लाउज was not compulsory, it was not mandatory, and it is a very liberal society कि जिस society में a woman can go out, she doesn't have to wear a veil, she doesn't have to cover her head, she doesn't take a घूंघट, she doesn't even wear a blouse, everybody wears the same clothing. अगर हम महाराष्ट्र का एक वो जो ग्रंथ है गाथा सप्तशती नाम का, तो ये ग्रंथ आता है 1st सेंचुरी का. ये ग्रंथ है सातवाहन काळ. हाँ, सातवाहन काल, हाल सातवाहन. हाल राजा का. तो उसमें भी जब वस्त्रों की बात आती है तो उसमें हमको कंचुकी का उल्लेख आता है. और ये भी कंपलसरी नहीं है कि कंचुकी पहनते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है. या फिर उसको क्या बोलते हैं पट्टा बोलते हैं, चेस्ट पे जो पहनते हैं वो पट्टा. तो ये काफी लेट आया हुआ वस्त्र का प्रकार है. और इट इज नॉट कंपलसरी, आप चाहे तो पहन लो इस टाइप में ही. और ये जो है ना, ये वाद जो है कि अपर कास्ट, ओनली अपर कास्ट इज वेयरिंग ब्लाउजेस एंड लोअर कास्ट इज नॉट, ये वेरी रिसेंट क्या बोलते हैं, इट्स अ वेरी रिसेंट कॉलोनियल पिरियड मध्ये आहे का हे? कॉलोनियल पिरियड मध्ये याची सुरुवात झाली का? आलं असेल. कारण काय आहे ना की सगळ्यात पहिल्यांदा केरळमध्ये आले पोर्तुगीज. नंगेलीचा आपल्याला केरळ आणि गोवा. ब्रेस्ट टॅक्स. Yes, and then when they came, they were so surprised to see कि women don't wear blouse. It's not only surprising, it is also shocking. नाही, मला थोडंसं असं म्हणायचंय की महाभारतामध्ये जेव्हा वस्त्रहरण झालं तेव्हा द्रौपदी उल्लेख करते की मी रजस्वला आहे, मी एकवस्त्र आहे. हो, बरोबर आहे. नंतर आपण रवींद्रनाथ ठाकूरांच्या कादंबऱ्या वाचल्या तर त्याच्यामध्ये विधवा बाई आपल्याला एक पांढरी साडी नेसलेली दिसते, तिने ब्लाऊज घातलेला नाही. महाराष्ट्रामध्ये विधवांचं जे आलवण आहे लाल रंगाचं, हो, ते पण एकवस्त्रा प्रकारचं आहे. हा. म्हणजे हा एक्झॅक्टली मला त्याचं थोडंसं काही हिस्टॉरिकल रेफरन्स असेल तर हवा होता. हा, हिस्टॉरिकल आपल्याला रेफरन्सेस मिळतील अशा प्रकारचे. पण द थिंग इज की काय बरं म्हणायचं, ब्लाऊज हा जो आहे ना की इट इज नॉट अ काय बरं म्हणायचं अगदी पहिल्यापासून सगळ्याच बायका वापरतायत असं ते वस्त्र नाही. त्याच्यानंतर महाभारतात द्रौपदी जेव्हा म्हणते ती एकवस्त्र आहे तेव्हा तिनं उत्तरीय घेतलं नाही, तिनं फक्त अंतरीय. सो शी इज ओनली वेअरिंग अ काय बरं म्हणायचं वेस्ट, तिनं जे वस्त्र सर सेम लिंक से जॉइन करना ते है. एक वस्त्र आहे म्हणून ती एकवस्त्र म्हणते. किंवा बंगालमध्ये जे आपण यू हॅव मेन्शन
तर बंगालमध्ये पण काय बरं ब्लाऊजची फॅशन नव्हती, की आपण अगदी रिसेंट फोटो जरी पाहिले, तरी त्याच्यामध्ये इट इज नॉट नेसेसरी की फक्त विडोजना असं केलंय वगैरे असं नाहीये. सगळ्याच स्त्रिया की एक काय बरं साडी आहे आणि दॅट इज सफिशियंट टू कव्हर द होल ऑफ युअर बॉडी. की समटाईम इट सो हॅपन्ड की अंतरियाचा जो एक पार्ट आहे वन एंड इट इज युज्ड एज अ पल्लू. सो दॅट इट सेल्फ बिकम्स द उत्तरीय ऑल्सो ओनली फॉर वुमेन. तर हे आपल्याला मध्ये कधीतरी हे असं झालेलं दिसतं की मग देर इज अ डिस्टिंक्शन इन द क्लोथ्स वोन बाय मेन अँड वुमेन. पण थँक्यू अदरवाइज मॅडम. येस आय होप आय आन्सर्ड युअर क्वेश्चन. येस. So there is no distinction in men and clothes of men and women. आणि yeah, they're all wearing antariya and uttariya. Any other comments, questions? नो मैम. तो आगे चलते हैं and we will talk about the trade of Indian clothing. तो ये तो हमने अब तक देख लिया कि ये प्राचीन परंपरा है वस्त्र बनाने की, वस्त्र बुनने की, हैविंग हैंडलूम्स एंड सो मच वैरायटी. तो भारत से वी आर एक्सपोर्टिंग क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन, क्लोथ्स मेड ऑफ सिल्क. तो हमको बस वो ना स्पाइस ट्रेड के बारे में मालूम है, लेकिन स्पाइस के साथ साथ भारत का जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है, इट हैज बीन अ वेरी बिग इंडस्ट्री. तो हमको रेफरेंसेस मिलते हैं ग्रीक समय से कि भारत से नॉट ओनली ग्रीक, इवन बिफोर दैट from the Saraswati Sindhu civilization, from that time we are exporting textiles. So 4,500 years ago we are exporting cloth from India, cotton cloth. फिर जैसे ग्रीक लोग आ जाते हैं, ग्रीक सिविलाइजेशन आता है, तो वी हैव अ इंडो ग्रीक ट्रेड, वी हैव अ इंडो रोमन ट्रेड, कि जब वी आर एक्सपोर्टिंग कॉटन क्लॉथ. एंड भारत के कॉटन क्लॉथ में एक जिसका उल्लेख करना चाहिए वो है मलमल का क्लॉथ. तो ये जो मलमल का क्लॉथ है, इट इज अ वेरी क्या बोलते हैं, वेरी ब्यूटिफुल क्लॉथ. एक कि मानो इट इज ऑलमोस्ट ट्रांसलूसेंट, वेरी फाइन क्लॉथ, ऑलमोस्ट ट्रांसलूसेंट, कि यू कैन सी फ्रॉम इट. कि हम जब बच्चे थे तो ये ऐसे सुनते थे कि ये जो ढाका का मलमल है, वो मलमल इतना पतला होता है कि होल साड़ी कैन पास थ्रू अ रिंग, इट कैन पास थ्रू अ फिंगर रिंग, या फिर यू कैन लाइक वो साड़ी को आप मैच बॉक्स में रख सकते हो, इतना वो पतला क्लॉथ है. और रोमन्स दे यूज्ड टू कॉल इट वेंटी नेब्यूला, क्लॉथ मेड आउट ऑफ क्लाउड्स, वेंटी नेब्यूला. एंड देन बाद में जब मुगल्स आए तो मुगल्स उसको बोलते थे इट इज बफ्ड हवा, वोवन एयर, इट इज ऑलमोस्ट लाइक एयर हैज बीन वोवन. इतना वो सुंदर प्रकार का ये वस्त्र है ढाका का मलमल. तो अभी दिस इज द काइंड ऑफ क्लॉथ विच इज बीइंग एक्सपोर्टेड टू रोम, एंड दिस इज इन फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी की हम ये बात कर रहे हैं. और रोमन लेडीज दे लव दिस क्लॉथ एंड दे आर बाइंग इट एट exorbitant rates. Indian merchants are making money, lots of money by exporting this type of cloth. And there is this Roman elder Pliny नाम का, he complains in the Senate of Rome. He says कि हमारे यहाँ के सारी women जो है, young women, they are using imported cloth. And this imported cloth from India, एक तो ये बहुत expensive है. We are like India has become a drain for all our gold and silver. So we are buying it at a very high rates. And ये जो cloth आता है, it is so transparent, it is almost indecent. And here the Roman
हो. जाके उनको पता चला कि अरे ऐसे कोई बात है नहीं। तो ये एक बहुत मजे की चीज है कि व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रेशन द यूरोपियंस हैड फॉर ऑलमोस्ट लाइक रोमन फॉल से लेके ब्रिटिश आने तक, मतलब ऑलमोस्ट फॉर 1500 years दिस इज द इमेज दैट दे कैरिड अबाउट द कॉटन क्लॉथ। जी मैडम, एनी क्वेश्चन? मॅडम एक विचारू का? हो विचारा ना. हा ही जी मलमल होती आणि हो. महिलांची डिमांड होती युरोपियन महिलांची, हो तर त्या व्यापारावर बंदी घातलेली होती म्हणजे पहिल्या हो हो, वी विल कम टू इट. की ती बंदी थोडी नंतर आली, ते बोलू आपण. तर आता ये जो दिस क्लॉथ विच इज मेड, उस पे जो ये जो ब्लॉक प्रिंट करके डिजाइन बनते हैं या फिर उस पे पेंट करके उस पे रंग चढ़ाया जाता है, इट इज नॉट अ वेरी सिंपल प्रोसेस. It's a very difficult process and it is a process which has evolved and it has developed over many generations. तो ये पद्धति ऐसी है कि सबसे पहले ये तो कॉटन का बॉल्स लिए जाते हैं, वो बॉल्स क्लीन किए जाते हैं, उसमें से सारे सीड्स निकाल दिए जाते हैं एंड देन दैट कॉटन इज स्पन एंड धागे बनते हैं. ये धागे बनने के बाद दे आर वीव्ड. तो जो लूम्स है उस लूम्स पे दे विल ताना बाना जो बोलते हैं ना, कि जिसमें वर्टिकल धागे भी जाते हैं और ऐसे हॉरिजॉन्टल धागे भी जाते हैं. तो वो बना के ऑल दोज धागे दे आर पुट टुगेदर, दे आर वीव्ड टुगेदर टू मेक अ क्लॉथ. तो ये क्लॉथ बनने के बाद उस पे जब रंग चढ़ाना है, उस पे डिजाइन बनना है, तो इट इज ट्रीटेड विद बफेलो मिल्क. वो बफेलो मिल्क में डुबो के रखते हैं एंड देन इट इज लाइक ड्राइड अगेन टू गिव इट अ वेरी स्मूथ सरफेस. तो वो एक बार स्मूथ सरफेस आ जाए तो उस पे रंग चढ़ा सकते हैं. उसके बाद इट इज रिंस्ड विथ एनिमल डंग. तो इसमें काउ डंग भी आता है, इसमें शीप का डंग भी आता है. ये सबका उस पे ट्रीटमेंट दिया जाता है. ये ट्रीटमेंट होने के बाद उस पे डिजाइन्स बनाए जाते हैं और वो डिजाइन का जो नेगेटिव पार्ट है, मतलब वो जो डिजाइन है उस पे वैक्स लगा दिया जाता है. और वैक्स लगाने के बाद वो पूरा कपड़ा इट विल बी डिप्ड इनटू इंडिगो कलर. तो इंडिगो में डिप करने के बाद वो जो पूरा नेगेटिव स्पेस है दैट विल बी कलर्ड विद ब्लू या इट विल बी कलर्ड विद ग्रीन कलर, जिस डाई में डाला जाएगा उसमें. Then the wax is removed. All that wax is scraped off, and the scraped wax is again used for next textile painting. Then it is dried in sun. It is given a madder bath. ये सब करना, ये it is a 22 steps है इस प्रोसेस में. And every step it can take 1 day, 2 day, 3 days इस टाइप का. तो एक ऐसा क्लॉथ बनाना, कलर्ड डिजाइंड क्लॉथ बनाना कि जिसपे चित्र बने हुए हैं, ये बनाने में कम से कम 1 महीना तो जाता ही है, probably more. But this is a technique which had been developed in India. ये हम आगे हैं, तो ये नॉलेज है. This is the knowledge which has developed in India. This is the technology which has developed in India, and this is the art which is developed in India. तो ये जो हमने देखा कि वैदिक समय से ये सारी बातें चल रही है, तो कितने हमारे पुरखों ने कितने इस पे कष्ट लिया है ये डेवलप करने में. तो ये छिंट मेकिंग का, छींट बोलते हैं इसको. एंड ये छींट जो पहला गाना हमने स्टार्ट किया था वो सैया के बारे में, हु इज वेयरिंग मलमल का कुर्ता और उस पे छींट लाल लाल. तो ये मलमल हमने देखा कैसा है और वो मलमल पे ये ऐसे प्रकार के छींट बने हुए हैं. तो ये एक इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस and not only difficult, it is something which is an invention of India. तो ये है.
तो अभी देखिए भारत हैज बीन ट्रेडिंग विथ द ग्रीक्स, देन विद द रोमन पीपल, देन विद द अरब्स, एंड देन विद द यूरोपियन। तो अभी ये जो इंडो यूरोपियन ट्रेड चल रहा है, वी आर लुकिंग एट लाइक 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो छींट है ये भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है और इट इज़ वेरी पॉपुलर इन वेस्टर्न यूरोप। तो फ्रांस में, इंग्लैंड में, हॉलैंड में, तब जर्मनी था ही नहीं, लेकिन दैट एरिया विच इज टुडे कॉल्ड जर्मनी, वहाँ पे ये जो वस्त्र है इट इज़ वेरी पॉपुलर। People are buying it and they are using it for curtains, for furnishings, for coach and like क्या बोलते हैं, चेयर्स के लिए अपहोल्स्ट्री जो बोलते हैं, उसके लिए ये भारतीय कपड़ा यूज कर रहे हैं। एंड देन वहाँ के रिच पीपल दे आर बाइंग दिस बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मतलब इंडियन प्रोडक्ट्स आर सो गुड, दे हैव टू बी एक्सपेंसिव। दिस इज द इमेज ऑफ इंडिया, this is the image of India, this is the knowledge of India, this is the karagiri of India. तो वहाँ पे ये expensive है, rich people are buying it, and when their curtain becomes old and they want to buy a new one, they used to give it away to their maids. तो उनके जो maids ने जब वो curtain मिले उनको, तो उन्होंने क्या किया कि उसके skirts बना लिए, उसके gowns बना लिए, and they looked so beautiful and so pretty that Europe में this became a fashion. It was a rage. Whether it is like Paris, see, the fashion is not being defined in Paris, the fashion is being defined in India. This is up to 17th century to 18th century. We are defining the fashion, we are defining the cloth, we are showing कौन से designs होने चाहिए। तो in Paris, in London, this cloth is being used for the drapery and all sorts of different clothing. So it's a rage in India, but then we come to the middle of 18th century. So this is sometime in 70-50s के बाद में जब हम देखने लगते हैं, तो वहाँ के जो local businessmen हैं, they started protesting, यूरोप के local businessmen, saying that Indian cloth should not be imported. तो तभी इंडियन क्लॉथ पे बैन लग गया। तो ये बैन लग गया, तो ये बैन किस लिए था कि वहाँ की जो इंडस्ट्री है, वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप कर सके, इसलिए। तो दिस इज लाइक ऑलमोस्ट, देखिए आप 1686 से ऑलमोस्ट 1774 तक, मतलब ऑलमोस्ट फॉर 100 years देयर इज अ बैन ऑन इंडियन इम्पोर्ट क्लोथ्स। दिस इज अ बिग setback for the Indian textile makers, Indian merchants. But then, now, what are the other things that are happening at this time? कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी has this war with the Nawab of Bengal and Battle of Plassey. And from then on 1757 से लेके ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल स्टार्ट हो जाता है इन पार्ट्स ऑफ इंडिया। एट द सेम टाइम इन Pondicherry we have French people who have come to India and they have their colony in India. We also have Portuguese in Goa who have their colony in India. So we have European people in India as rulers. So they have access to all of India, to all of Indian people, to all of Indian technology. And now what starts happening is they start learning the process of making textiles from India, from the Indian people. So there is a French officer, naval officer, Pondicherry में, उन्होंने क्या किया कि ये लोगों से सैंपल्स लिए, वो जो इतनी लंबी प्रोसेस है टेक्सटाइल मेकिंग वाली, तो हर एक स्टेप के बाद का जो सैंपल है वो चुरा लिया है। इट इज नॉट कि आप मेरे गुरु बनो और मैं आपसे सीखता हूँ, इट इज नॉट दैट, ये चोरी किया गया है, इट्स इंडस्ट्रियल थेफ्ट। तो वो क्या करते हैं, दिस फ्रेंच नेवल ऑफिसर हर एक स्टेप का एक एक सैंपल लेके ही सेंड्स इट बाय लेटर टू फ्रांस, और वहाँ पे उसका केमिकल एनालिसिस किया जाता है। एंड अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ, मेकिंग टेक्सटाइल इज
now starts to develop in France. So we are speaking about 18th century, mid 18th century. At the same time, there is another priest from France who also learns this textile making uh, from those who have, like, converted. उनसे उनको फंसा के they learn the process of making textile. And then ढाका का जो मुस्लिम है, that ढाका का मलमल जो है, उसका एक बड़ा सा एग्जीबिशन बना दिया फ्रांस में, पेरिस में और इंग्लैंड में। और ये एग्जीबिशन देखने के लिए वहाँ के सारे बिजनेसमैन आ जाते हैं, यूरोपियन बिजनेसमैन, दे कम टू सी दिस एग्जीबिशन एंड लर्न द इंडियन टेक्सटाइल मेकिंग। तभी देखिए इसके थोड़े बाद में हमको दिखाई देता है कि एक पुस्तक बनाई गई। इस पुस्तक का नाम है द कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस ऑफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया। तो इसके 18 वॉल्यूम्स है। इट इज नॉट वन पुस्तक, इसके 18 वॉल्यूम्स है और हर एक पेज इसका इस प्रकार का है कि जिसपे दे हैव अ सैंपल ऑफ दैट क्लॉथ, दे हैव कि ये कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है, उस पे डिजाइन्स कौन से हैं, वो उसकी प्रोसेस क्या है, मेकिंग की प्रोसेस। एंड देन दिस ऑल दीज 18 वॉल्यूम्स दे आर एग्जिबिटेड इन फ्रांस एंड इन इंग्लैंड and other European cities also, where वहाँ के local businessmen, they come to learn the process and they learn even the designs, कि मतलब इतना सब कुछ कॉपी कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है, भारतीय जो टेक्सटाइल्स है उस पे बैन लगा दिया है। तो भारतीय वस्त्र का इंपोर्ट बंद कर दिया है एंड दे आर ऑल्सो stealing the knowledge of making textiles from Indians, and they are using this knowledge to build the textile industries of Europe. तो इंडस्ट्री मतलब तभी तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी चल रहा है। तो दे कम अप विथ मशीन्स which will do the same work which the Indian weavers were doing. So they make these looms and they make these looms in कहाँ पे है, ग्लासगो में है, लैनचेस्टर में है। And वहाँ पे all that they are doing is they are using Indian knowledge, they are using Indian raw material, that is cotton, they are using Indian designs, they are using Indian technology to build and fuel their industrial revolution. तो ये देखिए, ये this is a western copy of the Indian chint. So it comes to be called as chint, and it is, we can see this in today as well. Excuse me, ma'am. हाँ जी, Can you call it as Arabic style of just like they are in Arabian countries? So they are making this flower kind of the design. So is that the same? हाँ, जब मुगल आ गए ना भारत में, तो पहले क्या हुआ करता था कि इंडियन वीवर्स दे ओनली हैड इंडियन मोटिव्स। तो अप टू 12th 13th सेंचुरी वी ओनली हैड इंडियन मोटिव्स। तो हमारा जो वस्त्र बनता था उस पे रामायण, महाभारत, वो जो हमने पहले देखा था ना, पीकॉक, लोटस, एलिफेंट्स, ये सब चित्र बनते थे। लेकिन जब मुगल्स आ गए, द मुगल्स दे आल्सो लाइक दिस मलमल सो मच, ढाका का मलमल। तो जब मुगल्स आ गए तो दे कुडंट टेक दिस मोटिव्स। तो एट दैट टाइम पर्शियन मोटिव्स आल्सो केम। तो ये जो आपने यू पॉइंटेड इट वेरी राइटली सर, कि ये जो मोटिव्स दिखाई देते हैं ये पर्शियन मोटिव्स है। सो द इंडियन वीवर्स दे हैड टू शिफ्ट टू द पर्शियन मोटिव्स। तो ये हो गया लाइक 14th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में ये होने लगा कि they started using the Persian motifs. Okay. Yeah. तो वो चीन्स पे जो दिखाई दिया है, those are many of them are Persian motifs. So now अभी colonial era में क्या हो गया कि British they learned all this process from India. मतलब सी ये knowledge की चोरी हो रही है, टेक्नोलॉजी की चोरी हो रही है। So this is what happens when we lose Indian knowledge, indigenous knowledge. Any country will face this. This happened with India.
सो व्हाट वी लॉस्ट इज नॉलेज. हम जब IKS की बात करते हैं हमको ये भी समझ में लेना चाहिए कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी लूज आवर नॉलेज. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग नाउ मतलब ये प्रेजेंटेशन में 18th सेंचुरी से ये स्टार्ट हो जाता है कि वी स्टार्ट लूजिंग आवर नॉलेज. जस्ट कि एक समय ऐसे था कि ये जो ढाका का मलमल था, it was more expensive than silk. We learn about the Silk Road and silk trade with China, but भारत का जो कपड़ा था ये सिल्क से भी महंगा हुआ करता था, चाइनीज सिल्क से भी महंगा हुआ करता था, and it was 26 times more expensive. It's amazing. मतलब when we start looking at this, the kind of exports we were having, the kind of money India was making, yeah. But now, as and when the British, they got this knowledge from Indians, they were able to replicate it in England, and they were able to replicate it on the on machines. तब उन्होंने क्या किया, भारत का जो टेक्सटाइल उद्योग था वो पूरा क्रश कर दिया. So actually British actually went out and they cut the thumbs of weavers कि वो बना ना पाए. तो ढाका का जो मलमल बनता था अब वैसा मलमल बनता ही नहीं है, because that process was completely broken. This industry, the Indian textile industry, it was completely broken. There was no market. जो भी कॉटन बनता था तो the raw material it was sent directly to Britain. तो देखिए ये जो इंडस्ट्रियल कम्युनिटी था भारत का वो पूरा ब्रेक हो गया. They had to find some other ways of making a living, and to make the other ways of living, वो तो poor तो हो ही गए, but then they had to find some other means, and some other means were becoming servants, becoming प्यून्स. ये जो प्यून सिस्टम है, कूली सिस्टम है, इंडेंजर्ड लेबरर का सिस्टम है कि जहाँ पे भारत के ये जो लोग थे who had lost their employment, they found employment on other British colonies and they had to go all over there. This is what is happening in background in India, whereas over there in England what is happening is there is Lancashire का टेक्सटाइल इंडस्ट्री है who started making all these cheaper clothes and everything. So this is what is happening in pictures you can see. ये लैंकशायर का कॉटन इंडस्ट्री है. जब ब्रिटिश भारत में आ गए तो उनको ये पता भी नहीं था कि कॉटन प्लांट्स पे उगता है. When they came with that belief, a fantastic belief that lambs grow on plants और उससे ये इनका कॉटन बनता है. From there, देखिए in 1800, this is the kind of raw cotton का consumption and the export of cotton textile from Britain, almost zero. And here this is the time that Britain is ruling India. They start importing raw cotton from Indians. They learn the textile making art and technology from Indian, even they copy all the designs from India, and this is how they start exporting. The Lancashire industry is exporting the. So these 100 years if you see, ये fall कब होने लगता है, about First World War, Second World War, and then India gains independence, and then there is a fall in their textile industry. So this is what we will see even in the GDP and all. तो ये देखिए ये तो वर्ल्ड का शेयर, वर्ल्ड मार्केट में शेयर है, how the share of Britain is increasing, and we'll just take a look at this, the GDP of India. तो इसमें ये जो येलो कलर की लाइन है ये भारत का जीडीपी है, एंड दिस इज फॉर द लास्ट 2000 years. तो ये भारत का जीडीपी का लाइन है, एंड इफ यू टेक अ लुक एट दिस फेंट ब्लू कलर लाइन, दिस वन, ये यूरोप का, वेस्टर्न यूरोप का जीडीपी का लाइन है, एंड यू विल सी कि फ्रॉम 33%
share in the GDP. The Indian GDP keeps on falling. There is a slight rise in around 1700. This is due to the Maratha rule. And from there, it is again going down. It just plumets down. This is during ये जो नीचे जाता है, this is during the British rule. ये इतना नीचे जाता है. And this fall in GDP, this is one thing, but there are so many things that it hides. Can you tell what this is? What this graph tells? That fall, that decline in the Indian GDP, From power, loss of power. shifting of power. Yes, we are losing power. As we lose GDP, we are losing power. Productivity. Madam, Productivity. People are idle. Yeah. It is a complete destruction of the industries in India. एब्सोल्युटली. मतलब हमने तो अभी बस एक इंडस्ट्री देखा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेकिन इसके साथ साथ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, मेटलर्जी है, आयरन इंडस्ट्री है. देयर इज अ फॉल इन सो मेनी अदर इंडस्ट्रीज एज वेल. तो ये इंडस्ट्रियल फॉल है. मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री का डिक्लाइन हो रहा है और वहां पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है. व्हाट एल्स डज दिस टेल, दिस फॉल? It speaks about poverty. This is like, every family. Yes. It is becoming poor. Every family is becoming poor. It is not just poverty. It also means every person in India is struggling to survive. So when people are struggling to survive, कैसे development होगा? How will we see scientists? How will we see mathematicians? ये बनते ही नहीं है. All our power, all our manpower is only busy so that we can survive. तो ये survival के लिए people are working. It also hides malnutrition. It also hides diseases. It also hides the increase in the death rates of not just people but newborn kids. It hides the deaths of mothers during childbirth. It hides famines. This one single fall, it tells so many things. And the main one of the biggest industries which saw this fall is the textile industry. And what is happening? Britain is making this cheap cloth, and we Indians, we are like, buying that cloth because it is cheap. We give up our Indian attire. All the people living in the city and the people who learn in the British education system, they give up Indian clothes and they start wearing shirts, trousers, hats, belts. We just give up our Indian attire. And ये सब का प्रतिबिंब हमको कहाँ पे दिखता है? तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में हमको इसका प्रतिबिंब दिखाई देता है कि वी हैव लोकमान्य टिलक who says boycott foreign clothes. It all comes down. मतलब हमको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही अपने ये जो संग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम, वो भी दिखाई देता है. तो टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम लोकमान्य टिलक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर is the first one to set up a bonfire of imported clothes. So that is one big step which is happening. And then we have Mahatma Gandhi, who promotes charkha, and he tries to revive the Indian textile industry. So ये freedom struggle भी, like, we see it in that textile industry. And when we look at Indian leaders, मॅडम जी sir, याच्यामध्ये तुम्ही जो मॅप दाखवला थोडं सांगता का? टेक्सटाईल मॅप.
मला तुमचं सांगितलं की 11th ला सकाळी 10:30 वाजता तुमचं कन्फर्म आहे म्हणून. ओके. तर 10:30 वाजता आहे सर. 10:30 ते 12. हां, एक सेशन रिफ्रेशर कोर्स आहे सर इंडियन नॉलेज सिस्टीमचा. हां. तर तुम्ही याच्याशी रिलेटेड जे पण आस्पेक्ट तुमच्या तुमच्याकडे त्यामध्ये कोणता पण एक टॉपिक तुम्ही घेऊ शकता. ते जवळपास शिकवता की काही काय एकदा मुलांशी बोलून घेता तुम्ही की मी बोलून घेऊ. हां ठीक आहे पाठवा. gone up after 1950, but it went still down, and then it is slowly going up, and now it is still further going up. But this is the picture. And then when we look at our own Indian leaders, तो अपने जो ओन इंडियन लीडर्स है उसमें महात्मा गांधी जैसे हमने देखा कि ही इट वाज ऑल फॉर चरखा एंड हैंडमेड इंडियन टेक्सटाइल्स. वी ऑल्सो हैव लीडर्स लाइक अहिल्याबाई होळकर जिनकी हम अभी 300th बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं. तो देर आर kings and leaders and queens like Ahilyabai Holkar who set up Indian industries. तो इन्होंने तो 18th century में mid 18th century में माहेश्वरी का एक अलग सा इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाया था. And if we have to learn from our क्या बोलते हैं from इंडियन लीडर्स, मतलब जब ये इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात होती है तो इट इज नॉट जस्ट नॉलेज, इट इज नॉट जस्ट सिस्टम विच इज लाइक द एजुकेशन सिस्टम भी है उसमें टेक्नोलॉजी भी आती है, उसमें अलग अलग प्रोसेसिंग भी आ जाता है कि जिससे आप एक रॉ प्रोडक्ट को एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, उसमें मार्केटिंग भी आता है, उसमें सेल्स भी आता है. ऑल ऑफ दिस द इंडियन वे एंड तो क्या बोलते हैं एक इंडियन पद्धति जिससे हम ये सब सीखते हैं कि उसमें हम बहुत प्रेम से सीखते हैं. हम काम भी जब करते हैं तो इट इज लाइक वर्क इज वर्शिप, कि दिस कर्मयोग करके वो सीखते हैं. तो जब हम इंडियन एजुकेशन इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें ये सारी चीजें आ जाती है. एंड दिस इज वन एग्जाम्पल of textile industry ki jab when we lose our knowledge, it does not affect one person, it affects the whole country. ki hamara when we lost our knowledge, when we lost our knowledge systems, it was replaced, matlab apna confidence was replaced with shame. ye our rich, our wealth was replaced with poverty, our health was replaced with diseases and pregnancy. This is what happens when we lose our knowledge systems, and this is the reason why learning Indian knowledge systems is so important. अगर हमको future में, if we want to do great, if we want to achieve the heights of anything, it could be development, it could be in riches, it could be in terms of prosperity. We have to not only learn our systems, our knowledge, but we have to preserve it, protect it, learn it, and make contributions to it to make it better than what it was. तो ये इंडियन नॉलेज सिस्टम्स का इम्पोर्टेंस है, और मुझे ये लगता है कि आप सभी यू आर द कैरियर्स ऑफ दिस टू द न्यू जनरेशन, और ये बात सामने रखनी चाहिए. लेक्चर IKS मतलब क्या पुराना हम कुछ सीख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है. ये स्टोरी वो है कि जिससे हम अपना भविष्य बना सकते हैं, और इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है.
Ma'am, how many slides are remaining? This is the last one. Okay, ma'am. So I will stop here, and if you have any questions, we can take it. Any questions, any comments, any suggestions also? काही प्रश्न आहेत? खूप छान राहिलं मॅडम सेशन आपलं. Very nice. Yes, ma'am. मैडम Very nice information. मैडम येस येस बोलिए. आज की दुनिया में जो फ्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो टेक्सटाइल में जो फ्यूशन आ रहा है ना मतलब अजरक के साथ ढाकाई का और ढाकाई के साथ कांथा स्टिच का ये जो फ्यूशन हो रहा है ना ये क्या ट्रेडिशनल पीरियड में भी था ये फ्यूशन का कॉन्सेप्ट या फिर ये नया? आई एम नॉट श्योर ये ऐसे फ्यूजन हुआ करता था या नहीं, मे बी होता था, पता नहीं.